आपको कभी भी कोई भी कंटेंट जो है ना वो दिल से निकलता है यार। मेरे सारे सारे कंटेंट दिल वाले कंटेंट है, दिल वाले कंटेंट और एक्सपीरियंस वाले कंटेंट है। आप उसको ढूंढोगे तो किताबों में नहीं मिलेगा, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपको किसी भी चैनल वगैरह पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ढूंढने वाला नहीं है। आप लोगों को जितना हो सकता है उतना लाभ कमा सकते हो, उसको जो है सीख सकते हो उस चीज से कि आपने उसको करना क्या है। बिकॉज क्या होता है यार कि ये धीरे धीरे क्या होता है ना कि आदमी को एक्सपर्टाइज आता जाता है और उस चीज को समझ लेता है। देखिए आज का जो ज्वलन टॉपिक है वो ज्वलन टॉपिक ये है यार कि एक आंकड़ा जो हमारे उसमें आया, तो मैं बोला क्यों ना आप लोगों को इससे आगाह कर दूं। आंकड़ा ये आया कि यार 87% आपके जो डायरेक्ट फंड्स है ना, स्मॉल कैप के पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, वो अपने इंडाइसेस को बीट ही नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या एक चिंता का कारण है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। और क्या ये पहली बार हुआ है? दूसरा देख लेते हैं। एंड तीसरा सबसे बड़ा क्या है, ठीक है ना, क्या ये चिंता का कारण है? चिंता। दूसरा, क्या ये पहली बार हुआ है? तीसरा, यार एक बात बताओ कि अगर सारे के सारे इंडाइसेस मैक्सिमम 200%, कोई 300%, 100% तो सारे गए हैं, तो आपको ये 20% से लेकर के 50% पर क्यों झुंझुना दे दिया फंड मैनेजर्स ने आपके? ये भी चर्चा का विषय बनता है। और खास करके स्मॉल कैप की बात है तो यार देखो, सबसे पहली बात तो क्या होती है, जब आदमी को एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो क्या देखता है कि गेन किस में ज्यादा आ रहा है, सबसे पहले गेन पर देख करके फोकस कर देता है। वो कभी भी फंडामेंटल पे नहीं जाता है, पैरामीटर्स पे नहीं जाता है, बिकॉज उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि हम इसको कैसे करें। तो दोस्तों, आप फंड्स के पैरामीटर्स को जानने के लिए, अपने एज के अकॉर्डिंग सही फंड सेलेक्ट करने के लिए जिसमें आपका कम से कम रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा गेन हो, आप जुगानी टॉक्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपने क्यूरीज को, अपने जिज्ञासा को कमेंट में डाल सकते हैं। आपको समाधान करने की कोशिश पक्का करी जाएगी हमारी टीम के द्वारा। अगला आपको क्या है कि चिंता का सबब ऐसा क्यों है? यार देखो, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि देखो यार, किसी भी फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसको नाम क्या दे दिया गया, म्यूचुअल। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इसमें प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट जब होता है तो उस प्रॉफिट का बंदर बांट हो जाता है क्या? ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंडाइसेस बीट क्यों नहीं करे? अब अगर लॉस होता है तो इंडिविजुअल का लॉस है, प्रॉफिट होता है तो सबका लॉस है। अब क्या एक्सपेंस रेशियो जो आपका है, क्या वो लॉस पर आपको फंड मैनेजर कुछ एग्जम्प्ट करता है? कभी नहीं करता है। तो ये सवाल है ना, अब इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर में इस पर चिंता का सबब क्या है। दूसरा क्या है, क्या पहले ऐसा हुआ है या इसी बार में हुआ है? तो देखिए, मैं पहली चीज तो इसको क्लियर कर दूं कि पहले ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, फिर चिंता के सबब पर बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है कि वॉरेन बफेट साहब का एक कोट मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ कि 10 सालों में किसी भी इंडाइसेस के जो फंड होते हैं ना, कौन से इंडेक्स फंड होते हैं, वो आपके डायरेक्ट फंड को बीट कर जाते हैं। उसका रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है जो उसकी रैली आती है ना, वो सारे में आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक थीम आपको जरूर बताऊंगा अंत में कि आखिर में फंड में लोग आते कैसे हैं और आज के टाइम पर उनका चल क्यों नहीं रहा है। जो इस टाइप के लोग थे वो कैसे आते हैं, उसके लिए मैं आपको क्रिप्टो का भी एग्जांपल देना चाहूंगा, तब जाकर के आपको क्लियरिटी होगी। बिकॉज क्या है, आपका जो क्रिप्टो है वो नॉन रेगुलेटरी एसेट है, बाकी आपका जो शेयर है या म्यूचुअल फंड है वो रेगुलेटरी एसेट है। मतलब इसको कोई ना कोई बॉडी रेगुलेट कर रही है, उसको नॉन रेगुलेट कर रही है। वहां पर काफी मनमाना है, यहां पर मनमाना ना के बराबर है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यह चिंता का सबब नहीं है। आगे आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा, पहले बाकी चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं। आगे पहले ऐसा हुआ है आपको बता देता हूं। अब रही बात कि यार इंडाइसेस आपके जब 300% तक आपके दिए हैं, 3-3 गुना आपके एक एक शेयर हो गए स्मॉल कैप के, 200 डबल हो गए हैं,
100 पर ही डबल हो गए हैं, 2x हो गया है। 2x का मतलब आप जान रहे हो ना कि डबल और उसका डबल हो गया, आपका हो गया, ठीक है ना। तो आपको मैं इसमें इसको मैं कैसे समझाऊं, इसको समझाने के लिए आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि देखो अभी क्या हुआ कि रैली आई, रैली में आम इन्वेस्टर ने क्या किया, भर भर करके पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड दो ही थीम पर पूरी की पूरी मार्केट चलती है, ठीक है ना। आपकी महंगाई भी उसी पर डिपेंड करती है, आपकी मार्केट भी उसी चीज पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ध्यान से समझने का कोशिश ये है कि कंपनियां तो उतनी हैं, फंड्स उतने ही हैं। जब उसमें भर भर करके पैसा आना शुरू हो गया तो क्या हुआ, उसके एनएबी का रेट फ्लो हो गया। क्यों फ्लो हो गया, क्योंकि उसमें पैसा आता गया, लोगों का जिज्ञासा बढ़ती गई। मींस क्या हुआ, डिमांड कम हो गया बट सप्लाई आपकी ज्यों की त्यों रही। मतलब यह हुआ कि उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोडक्शन डेवलप नहीं हुआ बट उसका रेट इंक्रीज हो गया। अब ये बात की बात है, समय के गर्त में है। जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो एमएसएमईज के लिए, स्मॉल कैप के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है और उसके बाद में सप्लाई चेन हमारा किस प्रकार से और प्रोडक्शन किस प्रकार से करता है, वो बात की बात है। उस पर अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में तो आएगा लेकिन क्या है कि वो फिर थोड़ी कुछ बातें उसकी निकल जाएंगी, तो उसको फिर अभी चर्चा में कभी किसी दिन और करेंगे, ठीक है ना। अभी आगे क्या हुआ कि आपका 20% कैसे आया। देखिए दोस्तों, आप इस चीज को जानते हैं, 20% से 50% तक आपको पता है कि आपके मैक्सिमम फंड ने दिया है रिटर्न, और मेरे ख्याल से 25% से तो किसी भी स्मॉल कैप ने इस साल में नहीं दिया है। 25 से लेकर के 50% तक दिया ही दिया है, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर फंड्स का मैं मान लो निकालू तो वो भी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो हमें क्या करना है, अभी उसके बाद में निकाल लूं और आपको दे दूं। आगे क्या हो रहा है कि अब फंड्स का क्यों ऐसा हुआ है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। अभी क्या है कि इसमें जैसे जितनी आपकी इंडाइसेस में क्या है, कंप्लीट आपके स्मॉल कैप, जैसे मान लिया आपने 250 इंडेक्स ले लिया, बीएससी 250 ले लिया, तो 250 कंपनियों का क्या हो रहा है, वो लेकर के चल रहा है आपका क्या, पूरा पूरा जितना 250 कंपनियों में खरीदारी होगी, 250 कंपनियों की प्रॉफिट होगी, 250 कंपनियों का जो उसमें आया वो इनकम हो गया। तो उसका क्या हुआ कि उसने 250 कंपनियों का ले लिया है। बात को मेरी ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी हो हल्ला मच रहा है। उससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स हमारे नैरो माइंड में हो जाते हैं। बात मेरी समझ रहे हो, इन्वेस्टर नैरो माइंड में क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको उन तक सही तरीके की समझ नहीं जा पाती है। समझ इसलिए नहीं जा पाती है क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हर साइड का नॉलेज हर किसी को नहीं होता है। मेरे को क्यों, आप बोलोगे, जाहिर सी बात है आप ये सवाल कर दोगे, भैया फिर आपके पास कहां से आ गया। मेरे पास इसलिए आ गया क्योंकि मेरा बिजनेस मैनेजमेंट का जो भी है, मेरा वो लेखा जोखा, मेरा पढ़ाई और एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। मैं किसान परिवार का हूं और उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट से मैं ग्रेजुएट हूं। तो वहां से मेरे को इस चीज की समझ अच्छे से है कि कैसे आपकी डिमांड और सप्लाई अफेक्ट करती है। मैं आपको उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं इंडाइसेस में, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो वाला चक्कर छूट गया ना जो मैंने बोला हुआ लास्ट में है, तो बाद में नहीं बोलिएगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब वो कोई भी चीज बारो नहीं करी होती है तो कुछ चीज क्या होती है, बात चलते चलते मिस हो जाती है, ठीक है ना। दिमाग की सर्किट वहां पर क्या होती है, हंसवा हो जाती है। तो हम कहां पर थे, यहां पर थे। अभी क्या हुआ कि इंडाइसेस में 200 मैं इसको ले लिया, बीएससी स्मॉल कैप ले लिया, एसएनपी जो है 50 को नहीं लिया, या बाकी 1000 कंपनियों का नहीं लिया, तो 250 को मैं लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। अब इसमें क्या हुआ, इंडाइसेस ने क्या किया, आपके 250 कंपनियों का इंडेक्स फंड ने क्या किया, परफॉर्म कर दिया। अब किसी किसी फंड में जिसमें लोगों को ज्यादा रुझान है, उसमें डायरेक्ट शेयर खरीदने वाले भी हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी हैं और भी हैं। तो क्या हुआ कि इसमें 250 में क्या हुआ कि सारे में जिसमें किसी में पैसा ज्यादा आया, किसी में पैसा कम आया, बट क्या हुआ, प्रोडक्शन के बेस पर या प्रॉफिट के बेस पर इसका आकलन नहीं हुआ। बात मेरी समझ गए आप। तो यहां पर क्या हुआ कि जिसका यहां पर बूम हुआ, 300-400% गया, वो भी हुआ, जिसका 30% गया वो भी हुआ, और जिसका वो भी गया, तो ये टोटल क्या हुआ, एवरेज निकल गया।
टोटल एवरेज निकल गया, तो एवरेज में इसने क्या किया, बीट कर दिया। बात मेरी समझ गए? अच्छा, अभी जो है एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ कि फंड, आपको पता है कि दो टाइप के फंड होते हैं, एक मॉडरेट रिस्क लेकर के चलते हैं, एक हाई रिस्क ले सकते हैं, एक और भी उससे लोअर रिस्क लेकर के चलते हैं, इस टाइप के फंड होते हैं। अब आपका मिनिमम कम से कम 65% एज पर सेबी की गाइडलाइन, 65% आपके फंड मैनेजर को स्मॉल कैप के शेयर्स रखने हैं। अब बाकी वो 70 भी कर सकता है, 75 भी कर सकता है, 80 भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम 65% उसको करना ही करना है। क्यों? क्योंकि अब भी सेबी ने क्या किया, गाइडलाइन जारी कर दिया कि भाई अगर स्मॉल कैप का फंड है, अगर इन्वेस्टर आया है तो उसको स्मॉल कैप का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको इस टाइप के शेयर्स मिलने चाहिए, क्योंकि उसकी क्या है, इच्छा है। ठीक है ना? अब यहां पर क्या हुआ कि कुछ ने क्या किया कि 65% पर ही स्टॉप कर दिया, बाकी कुछ ने क्या किया, लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा दिया, कुछ ने मिड कैप का एलोकेशन बढ़ा दिया, और किसी ने क्या किया, स्मॉल कैप पर ही 80% का रिस्क ले लिया। समझ गए? अब जिसने 80% फंड अपने फंड में ले लिया, सपोज करो कि 100 कंपनीज का फंड ले लिया या 50-70 जो भी ले लिया, अब उसमें से जिसने 80% ले लिया उसका स्मॉल कैप के शेयर्स उसमें ज्यादा हो गए। गौर करिएगा, लोग इसमें आपको कंफ्यूज करेंगे। और जिसने थोड़े से लार्ज कैप ले लिए उसका क्या हुआ, उसमें इंडाइसेस कम हो गए। अब उसी में से कई शेयर्स कुछ फंड मैनेजर्स के ऐसे निकल गए, मैक्सिमम के ऐसे निकल गए, एक तो उसमें क्या हुआ भाई, डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा उसमें लोगों ने क्या, आपके फंड मैनेजर ने, अब एक दो फंड मैनेजर तो है नहीं, जितने फंड है उतने जो फंड मैनेजर हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि आपके फंड मैनेजर ने उसको क्या किया, डाउन साइड प्रोटेक्शन के लार्ज कैप का बढ़ा दिया, इसका बढ़ा दिया, प्लस उसमें सारे फंड्स ने परफॉर्म नहीं किया। अब अनफॉर्चुनेटली हो सकता है उसमें से कोई बंच के शेयर ऐसे मिल जाए, उसमें से 10 शेयर 20 शेयर कि जिनकी परफॉर्मेंस डाउन रही हो, या जिसमें लोगों ने पैसा ना लगाया, लेकिन आपके फंड मैनेजर ने सेलेक्ट किया है किस पे, ग्रोथ ओरिएंटेड को सेलेक्ट किया हुआ है कि जब ये इसका समय आएगा तो ये ग्रोथ करेगा, वैल्यू को देख करके उसने नहीं करा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जब रैली आई थी तो उस रैली में कई सारे फंड क्या हुए, उसमें पिछड़ गए। अब ये चिंता का कारण है कि नहीं, मैंने बताया था लास्ट में इसको क्लियर करूंगा कि चिंता का कारण है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से चिंता का कारण नहीं है। क्यों? वारन बफेट से बड़ा तो इन्वेस्टर हम तो उसके क्या बोलते हैं, पॉइंट के बराबर भी नहीं है, फिर भी हमें बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमने इतना लिया है मार्केट से, कम अपने कार्पस को हमने जाने नहीं दिया है, और उसके बाद में प्रॉफिट लिया है, जिससे हमारा कम से कम अच्छा खासा क्या हो रहा है, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अग्रसर हैं। ठीक है ना? अभी जो उन्होंने वारन बफेट साहब ने जो कहा था उसको अगर हम लेते हैं, उस बात को गौर करिएगा, चिंता का कारण है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं, चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि 10 सालों में एक बार करता है, मान लिया 2 बार भी मैंने मान लिया, ठीक है ना, तो 2 बार भी मैंने मान लिया कि 10 साल में 2 बार बीट करेगा। अगर ये फिर दोबारा अगर नेक्स्ट सेशन में करता है, तब जाकर के चिंता का विषय तो उठेगा, क्योंकि फिर आपका फंड मैनेजर क्या कर रहा था, जाहिर सी बात है फंड मैनेजर के ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव डालने के लिए हम ही नहीं है, उसके लिए सेबी ही उसको कॉल दे देगी। लेकिन 1 साल में कोई भी उसमें कारण नहीं होता है, ये नेचुरल फेनोमेना है और ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? अब आगे आपके फंड मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ जाती है कि उसको एनी हाउ करके प्रोटेक्शन के साथ साथ उसको गेन देना है। अगर खाली आपका फंड मैनेजर ये सोच ले कि ठीक है ये दूसरे का है, मुझे तो खाली सिर्फ और सिर्फ गेन ही गेन देना है, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्या है, एवरेज ये मान करके डाला जाता है कि एबव, बात को समझिए आप, लार्ज कैप के फंड्स आपके क्या सोच करके चलते हैं, अगर मान लिया मैक्सिमम सीनियर सिटीजन को 9% तक आपके किससे, एफडी से या कारपोरेट बॉन्ड से 10% तक मिल जा रहा है, तो उससे 2 या 3% वो लेकर के चलता है कि इतना मेरे इन्वेस्टर को गेन मिल जाए, कि ताकि उससे एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद में इतना गेन मिल जाता है, तो मेरा क्या है, काम खत्म हो गया, तो वो थोड़ी सी मेहनत जो है कम करता है। उसी हिसाब से आपका मिड कैप का 17 से 18% आपका फंड मैनेजर लेकर के चलता है, इतना हो जाए। फ्लेक्सी कैप और तकरीबन मिड कैप मैंने देखा है इक्वल ही रिटर्न देते हैं आसपास में,
एंड स्मॉल कैप का जो आपका फंड मैनेजर है वो लेकर के चलता है अबव 20 तक। अबव 20 तक आपके इन्वेस्टमेंट पे आपके मिलना चाहिए। बट यहां पर आपने ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर आपने ध्यान देने वाली बात यही है कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, खास करके हमने तो अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को उन चीजों को मेरे ख्याल से उस सोच से उबार दिया है। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं जब मेरे को रिस्क लेना ही है, 10 सालों तक मुझे इन्वेस्ट करना ही है, तो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में क्यों ना जाऊं, मैं लार्ज कैप में क्यों जाऊं, 10-12% पर मैं क्यों जाऊं। जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल आता होगा। लेकिन यार दोस्तों, यहाँ पर सबब यह है कि हर आदमी की एज एक जैसी नहीं होती, इनकम एक जैसा नहीं होता, रिस्क क्राइटेरिया एक जैसा नहीं होता है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रिस्क आपने उतना ही लेना चाहिए जितना कि जरूरी हो। इसीलिए आपको बताया जाता है डाइवर्सिफाई करके अपने फंड को अपने एज के मुताबिक लें, ताकि आपका जो भिन्न भिन्न गोल है, ज्यादा गिरावट में आपको ज्यादा पेन ना आए। क्योंकि लालच की यार देखो कोई सीमा नहीं होती है। अब मेन बात क्या होती है कि आपका बेनिफिट कैसे होता है। अब एक दिन में मान लिया, सपोज करो आपने 10 लाख डाल भी दिया है, तो यार एक दिन में या एक साल में तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब आप अगर उसको कंपाउंडिंग नहीं होने दोगे तो 1 CR भी डालने से क्या फायदा है। आप उसको हर साल मान लिया, अगर उससे आप 12 लाख 14 लाख आप उससे निकाल ले रहे हो 1 CR से, तो उसका कोई फायदा नहीं, उस पर कंपाउंडिंग तो आपको लग नहीं रहा है, पैसा तो आपका ग्रो हो नहीं रहा है। तो जैसे ही डाउन होगा तो आपका कॉर्पस ही डाउन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 5-6 लाख रुपया निकाल रहे हो तो आपका 5-6% से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। या मान लिया मिड कैप का है तो वो 7-8% से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अगर आप उसको टाइम दे रहे हो तो आपका उस पर क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग आपका ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको जो है एवरेज एंड बैलेंस पोर्टफोलियो लेकर के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है ना, आपको एवरेज और बैलेंस पोर्टफोलियो लेकर के चलना चाहिए, ताकि आपका रिस्क कम से कम हो, मैक्सिमम आपका प्रॉफिट हो। और वही बोलते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जिता। अति मतलब जो है लालच भी उतनी, देखिए मैंने बताया था लास्ट में आपको एक चीज दूंगा, कभी भी आप उस टाइप का रिस्क ना लें कि एकदम से अति हो जाए, ठीक है ना। ये कोई कैसीनो नहीं है, कोई एक क्रिप्टो नहीं है, ये किस पे है, ग्रोथ के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है और उसके ऊपर कंपाउंडिंग आपकी काम कर रही है, ठीक है ना। किसी दिन आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं यार आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगेगी। अगर वैल्यूएबल लगती है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।